आज के इस रोजगार मेला और विकास की इन परियोजनाओं का साक्षी बन रहे मुजफ्फरनगर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए भारत के अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में, जिन्होंने किसानों की बात को भारत की देश की सरकारों के एजेंडे का हिस्सा बनाया, ऐसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये धरा प्रेरणा की धरा है, ये धरा पौराणिक धरा है। जीवन के रहस्य क्या हैं? महाराज सुखदेव ने इसी धरा पर उस समय महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जीवन के उन सत्य से अवगत करा करके मुक्ति के मार्ग पर चलने की एक नई प्रेरणा दी थी। इसलिए सुख तीर्थ आज भी भागवत तीर्थ के रूप में हम सब के लिए हमेशा से वंदनीय रहा है, वरणीय रहा है। और जब भी आवश्यकता पड़ी, यहां के अन्नदाता किसानों ने, यहां के नौजवानों ने, यहां की माताओं बहनों ने हमेशा देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए कभी पीछे नहीं हटे, लगातार उस दिशा में कार्य करने के लिए आगे बढ़े। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सुख तीर्थ की इस पावन धरा में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि की इस पावन धरा में चौधरी अजीत सिंह जी की कर्मभूमि की पावन धरा में आज यहां पे लोक माता अहिल्याबाई होलकर की दिव्य प्रतिमा के विमोचन के कार्यक्रम को भी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, लोक माता अहिल्याबाई होलकर गत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में लोक माता के प्रति 350वीं जन्म जयंती समारोह को पूरी धूमधाम के साथ पूरे देश के अंदर मनाया गया था। हर गांव में, हर क्षेत्र पंचायत में, हर जनपद में, हर संस्था में। और तब केंद्र और राज्य सरकार ने तय किया था, लोक माता अहिल्याबाई होलकर की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, वर्तमान में 14 श्रमजीवी महिला छात्रावास प्रदेश के अंदर निर्माणाधीन है, जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर की स्मृति की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करेंगे। जगन्नाथपुरी से लेकर के सोमनाथपुरी तक, काशी विश्वनाथ से लेकर के रामेश्वरम तक, भारत की गुलामी के उस कालखंड में मुगल आक्रांताओं से जकड़ी हुई व्यवस्था में भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर भारत की विरासत के संरक्षण के लिए पूरी तन्मयता से काम कर रही थी। न्याय और सुशासन का मॉडल कैसे होता है, ये लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने भारत को दिया था, उस समय की व्यवस्था को दिया था। वे मालवा की शासिका थी, लेकिन पूरे देश के अंदर भारत की विरासत का संरक्षण के लिए लगी हुई थी। आज का जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है ना, ये भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने ही दिया था। औरंगजेब ने वो मंदिर तोड़ा था, अहिल्याबाई होलकर जी, लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था।
ऐसी वरण्य, ऐसी वंदनिया लोक माता अहिल्याबाई के प्रति किसका सिर, कौन ऐसा भारतीय होगा? हर सच्चा भारतीय नमन करता है, उनकी वंदना करता है। और मैं यहां के विधायक और यहां की नगर पालिका परिषद की चेयरमैन को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लोक माता के लिए इतना भव्य परिसर और चौक का निर्माण किया है और उनकी कितनी दिव्य और भव्य प्रतिमा स्थापित की है। बहनों और भाइयों, लोक माता का जो योगदान है, चौधरी साहब का जो योगदान है, ये योगदान जाति के लिए नहीं है, व्यक्ति के लिए नहीं है, देश के लिए है, देश के लिए, देश के लिए। उनके योगदान के कारण हम सब यहां हैं। अभी जब मैं यहां पे रोजगार मेले में मैं, जयंत जी, अनिल जी और कपिल देव जी वहां घूम रहे थे, मैं यहां के नौजवानों के चेहरे की चमक को देख रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब नौजवान के चेहरे पर एक नया विश्वास झलकता है, क्योंकि इस विश्वास में भारत का भविष्य है। हमें अच्छा लगता है जब मैं अपने अन्नदाता किसानों को हंसते हुए देखता हूं। मुझे अच्छा लगता है जब हमारी बेटी और हमारी बहन सुरक्षित होती है। तो एक विश्वास झलकता है इसमें। ये विश्वास वही विश्वास है जिस विश्वास के दम पर नए भारत के निर्माण को लेकर के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े हैं। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए क्या कुछ होना है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के विजन को चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में भारत सरकार आगे बढ़ा रही है। अब हर नौजवान स्किलफुल हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को भी कैसे हम एक साथ लेकर के हर नौजवान के हाथ को काम दे सके। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहनों और भाइयों, आज इतने हजारों की संख्या में जितनी भीड़ यहां है उससे ज्यादा भीड़ अंदर है और इससे दुगनी भीड़ बाहर है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए जब हम लोग गए थे तो वहां पर भी मैं देख रहा था हजारों की भीड़ चारों ओर खड़ी थी। इतनी भीषण गर्मी और तब भी गर्मी की परवाह किए बगैर वे सब वहां थे। हम जो आज सुखद अनुभूति कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, मैं आपने पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या इस प्रकार की सुगध की अनुभूति क्या कोई पाकिस्तान में कर पा रहा है? क्या कर पाएगा क्या? और ईरान में, दुबई में, कतर में, इराक में, यूरोप में भी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम सब सुरक्षित हैं। 145 करोड़ का भारत सुरक्षित है। ये नया भारत का ताकत है, नई भारत की ताकत है। अमेरिका में जो दुनिया की ताकत है, सुपर पावर है, एक गल्फ वार के इस बाद पेट्रोलियम पदार्थों का दाम 4 गुना बढ़ गया है। 4 गुना बढ़ गया है। पाकिस्तान में खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं और उसको तो भूखों ही मरना है, उसकी नियति ही मरनी है। दुनिया के तमाम देशों में महंगाई चरम पर है, लेकिन मोदी जी के कारण भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम भी नियंत्रित है और जो वादा है उसको स्मूथ करके लोगों तक पहुंचाने के लिए भी एक सेफ पैसेज दिया जा रहा है।
भारत सरकार जनता को सुविधा मिले, प्रतिदिन 1 से 1,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त दे करके, लेकिन जनता जनार्दन को राहत मिले, इसके लिए कार्य कर रही है। तब हम लोग यहां पर इतने बड़े आयोजन के साक्षी बन पा रहे हैं, तब हम इस सुखद अनुभूति का एहसास कर पा रहे हैं, तब हम सुरक्षा का एहसास कर पा रहे हैं। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, जब सुरक्षा का एहसास होता है, कुछ लोग धैर्य खोने लगते हैं। बंधुओं और भाइयों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, सम हो या विषम, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए, और जब अनुकूल वातावरण हो तब अनुशासन भी नहीं तोड़ना चाहिए, अनुशासन भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। आज जब उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार, एनडीए की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा का, सुशासन का, सेवा का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मॉडल खड़ी कर रही है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी दे रही है, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम कर रही है, तब जब यह सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब कोरोना की परवाह के बगैर हमारी सरकार ने कार्मिकों को सबके लिए अपनी गाड़ियां उपलब्ध करवाई, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखवाने की व्यवस्था की, उनके लिए सभी प्रकार की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा करके उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। यह वही राज्य है जहां 2017 के पहले उद्योग तो नहीं लगता था, लेकिन जो उद्योग थे उसमें तालाबंदी जरूर होती थी। बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। ये मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो या मुरादाबाद, बहनों और भाइयों, यही स्थिति होती थी। पहचान का संकट हम सबके सामने खड़ा होता था। आज जब पहचान का संकट नहीं है, आज जब नौकरी और रोजगार मिल रही है, आप लोग पूछते ही नहीं थे। मुझे विश्वास, यानी 17 में जब हम लोग आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती करनी थी, कोर्ट का स्टे था, कोर्ट ने जो मानक तय किए थे, जो नियमावली तय करने के लिए कहा था कि आप इसके अनुसार भर्ती करिए, उससे पहले की सरकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनको भाई भतीजावाद करना था, उनका अपने लोगों को भरना था। हम लोग आए, मैंने पूछा वे क्यों नहीं भर्ती हो रही है, मुझे बताया गया कोर्ट ने कुछ आदेश किया। मैंने कहा जो कोर्ट ने आदेश किया युवाओं के हित में तो करो, उसको लागू करो। मैंने कहा कितनी भर्ती हो सकती है? उन्होंने कहा हमारे पास ट्रेनिंग के लिए केवल 3,000 की क्षमता है। आप सोचो 2017 में 3,000, और अभी गत वर्ष हमने जो भर्ती की है 60,244 की। ये सभी 60,000 युवा यूपी का, जिसमें सर्वाधिक मुजफ्फरनगर और बागपत का नौजवान है। ये उत्तर प्रदेश के ही सेंटर में ट्रेनिंग ले रहा है और 20 तारीख को उनकी ट्रेनिंग पूरी हो रही है। 20 तारीख के बाद वह भी पुलिस का बिल्ला लगा करके यूपी पुलिस का पाठ बन करके अपनी ड्यूटी देगा थानों में, बेटी भी और नौजवान भी।
यह है ताकत। जहां 3,000 नौजवानों के लिए ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, वहां 60,000 नौजवान एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह तब हुआ जब प्रयास किया गया। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें। मैं सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, वे श्रमिकों के साथ, कार्मिकों के साथ सीधे संवाद करें। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मानदेय देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कारपोरेशन गठित कर दिया है और गठित कारपोरेशन के माध्यम से इसी महीने उसकी सिफारिश लागू होने वाली है, जिसमें हमारा सफाई कर्मचारी हो, आउटसोर्स में काम करने वाला कोई भी नौजवान, उसको न्यूनतम मानदेय की गारंटी होगी। उसको जो गारंटी सरकार देगी, उतना पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। कोई मीडिएटर उसके हक पे डकैती डालने का काम नहीं कर सकता है। और जब इस दिशा में कार्य किया जा रहा है, ये कार्य हम लोग केवल सरकारी भवनों पर ही और सरकारी विभागों पर लागू नहीं करने जा रहे हैं। अगले कदम के रूप में हम हर औद्योगिक संस्थान को भी उसके साथ जोड़ना चाहते हैं। हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं। हमने अभी शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, रसोइयों को, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर को भी 5 लाख की कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई है, 5 लाख की। और धीरे धीरे करके हम लोग बीमा कंपनियों से बात कर रहे हैं, कुछ उद्योग जगत दे, कुछ सरकार दे। क्या हर श्रमिक को हम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं जहां ईएसआई के हॉस्पिटल नहीं है? ईपीएफ की गारंटी देने की व्यवस्था करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास के आयुक्त को, जिसमें औद्योगिक विकास के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर को भी रखा है, उद्योग जगत के भी और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को रखा है। ये सभी लोग तत्काल इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। अच्छा मानदेय, अच्छा भुगतान और उसमें कोई कटौती ना हो, यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो औद्योगिक अशांति पैदा करने वालों से उससे सावधान रहिए, उनको सफल मत होने दीजिए। एक अपील मैं उन सबसे करना चाहूंगा और दूसरा मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, बहनों और भाइयों, आज यहां पर हम लोगों ने यहां के विकास के लिए जो योजनाएं दी गई हैं, उन योजनाओं को लेकर के 951 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी आज हम लोगों ने यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुजफ्फरनगर से जुड़ी हुई मुजफ्फरनगर की 951 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं। बहनों और भाइयों, ये योजनाएं, इसमें सेंटर ऑफ इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग यानी CIIT जैसे योजनाओं के लिए भी अब यहां पे अत्याधुनिक ट्रेनिंग की सुविधा यहां उपलब्ध होगी, नौजवानों के लिए उपलब्ध होगी। AI के बारे में, रोबोटिक के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, 3D प्रिंटिंग के बारे में यहां का नौजवान भी जानेगा। आप ज्यादातर जानते हैं, लेकिन स्मार्टफोन तक ही जानते हैं। इंडस्ट्री के लिए कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में भी जानेंगे तो आपको देश और दुनिया में आपकी इतनी डिमांड होगी, काम आपको मिलना अच्छा काम मिलेगा। इस सब को लेकर के आज ये नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं, लगातार प्रयास हुए हैं। और ये जो सुखद अनुभूति हमारे पास हो रही है, जो विकास के लिए पैसा आ रहा है, ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ये कार्यक्रम इसीलिए हो रहे हैं। अभी आपने कहा, अभी 23 दिसंबर 2026 में किसानों के मसीहा चौधरी साहब की जयंती के भी 125 वर्ष होने होंगे।
और उस समय के आयोजन के साथ जुड़ने के लिए एक नए कार्यक्रम हम लोगों के बनेंगे। अपने महापुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, महापुरुषों को जातीय तंग दायरे में मत बांधिए। याद करना, यह देश गुलाम तब हुआ था जब हमने जातीय तंग दायरे में महापुरुषों को बांधने का पाप किया था। आप मुझे बताइए, धन सिंह कोतवाल, उन्होंने देश की आजादी के लिए प्रथम स्वातंत्र समर में जो संघनाद किया था, क्या किसी जाति के लिए? देश की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए। जो लोग मुजफ्फरनगर में शहीद हुए, अपने परिवार के लिए नहीं, देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए हुए थे। महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, क्या इन्होंने किसी जाति के लिए लड़े थे? नहीं, देश के लिए लड़े थे, धर्म के लिए लड़े थे। स्वदेश और स्वधर्म के लिए उन्होंने अपना सब बलिदान किया था। चौधरी साहब ने भी सबके कल्याण की बात की थी। उन्होंने किसान की बात की, उन्होंने गांव की बात की, उन्होंने श्रमिकों की बात की, उन्होंने युवाओं की बात की, उन्होंने खेत और खलिहान की बात की। उन्होंने जाति की बात नहीं की, जाति की बात नहीं की। बहनों और भाइयों, यह बड़प्पन है और उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हम सबका दायित्व बनता है। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी जयंत चौधरी जी के ग्रैंडफादर हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन जितना रिस्पेक्ट वे करते होंगे उससे ज्यादा रिस्पेक्ट हम सबका दायित्व बनता है, हम सब करें। क्योंकि इन महापुरुषों के प्रेरणा ही हम सबको आगे बढ़ाएगी। अपनी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हमें नई दिशा में आगे बढ़ाता है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, महापुरुषों को जातीय तंग दायरे में कैद करने का कोई पाप न हो। ये महापुरुष समाज के हैं, देश के मार्गदर्शक हैं, राष्ट्र नायक हैं। राष्ट्र नायक की जाति नहीं होती, राष्ट्र नायक देश को दिशा देने वाला होता है, देश को दिशा देने वाला होता है। युवा प्रेरणा लेता है। भारत का सैनिक जब सीमाओं पर लड़ता है, वह जाति नहीं देखता, वह देश देखता है। अगर कोई दुश्मन देश की सीमाओं में झांकने का प्रयास करता है, उसका काम तमाम कर देता है। भारत का जवान वह हर जाति का है। हम सेना के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको हमें छोड़ना चाहिए, जहां पर देश को सर्वोपरि हमेशा मानना चाहिए। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज उसी भाव के साथ मैं मुजफ्फरनगर में आया हूं। विकास भी होगा, रोजगार भी होगा, और कल तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। आप याद करिए, हमारी सरकार ने अभी हाल ही में तय किया है, सामाजिक न्याय से जुड़े हुए महापुरुष, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सद्गुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, महान सामाजिक न्याय के उद्देता ज्योतिबा फुले जी महाराज, इन सभी महापुरुषों की मूर्तियां जहां पे सार्वजनिक स्थानों पर होंगी और बाउंड्री वाल अगर नहीं होगी,
मूर्ति के ऊपर छत्र नहीं होगा तो सरकार ने उसके लिए पैसा जारी किया है, सरकार उसको बनाएगी। मूर्ति को सुरक्षित करेंगे, बाउंड्री वाल भी बनाएंगे और ऊपर से छत भी देंगे, ऊपर से छत भी देंगे। बहन और भाइयों, महापुरुष सबके होते हैं। आप मुझे बताइए, जिस संविधान ने हमें यह ताकत दी है, जिस संविधान ने हमें आगे बढ़ने की ताकत दी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसके प्रेरणा, उसके शिल्पी है। क्या उन्होंने किसी जाति के लिए दिया? नहीं, पूरे समाज के लिए दिया, पूरे समाज के लिए दिया। और इसलिए इन महापुरुषों को तंग दायरे में हमें नहीं देखना चाहिए। उनके प्रति सम्मान का भाव हो, कृतज्ञता का भाव हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वही संविधान आपको नौकरी की भी और रोजगार की भी गारंटी दे रहा है, आपको आगे बढ़ने की भी प्रेरणा दे रहा है। वही संविधान गौरव के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए भी एक नई दिशा दे रहा है। और बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं, ये मुजफ्फरनगर की धरती, बहुत विस्तार हो गया मुजफ्फरनगर का, और हमने कपिल देव जी से कहा है जल्दी से प्रस्ताव तैयार करिए। अब ये नगर पालिका परिषद से नगर निगम बनने की दिशा में इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि विकास अब आगे बढ़ना चाहिए, स्मार्ट सिटी बने यहां पर। यहां के गुड़ की मिठास मैं भी देख रहा था, कितना शानदार गुड़ बनाते हैं यहां के किसान। और कितना अच्छा यहां पर इनोवेशन भी होता है। हमारे एक किसान नेता यहां पर उन्होंने कहा कि ईंधन की कमी है तो देश के प्रति मेरी भी तो जिम्मेदारी है। उन्होंने गोबर गैस प्लांट के माध्यम से ईंधन की आपूर्ति प्रारंभ की है। बहनों और भाइयों, क्या शानदार गुड़! मुजफ्फरनगर का गुड़ कोई देख ले तो उसके मुंह से लार टपकने लग जाएगा। ये किसान का परिश्रम है, अन्नदाता किसानों का परिश्रम और उनका पुरुषार्थ है, जो खेत में मिठास गन्ने के माध्यम से पैदा करती है। और ये मेरा सौभाग्य है। बहनों और भाइयों, 2002 से लेकर 2017 तक, यानी 17 वर्षों में कुल 2,14,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य हुआ था। और हमारी सरकार ने 9 वर्ष में 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया। यानी आधे समय में 1,02,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त पैसा दिया है। आज 122 चीनी मिलें चल रही हैं। मुरैना के लिए हमने पैसा दे दिया है, बागपत की चीनी मिल के लिए पैसा दे दिया है। ये कार्य इसलिए, ये चीनी मिलें अब शुगर कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़े, आज इसी का परिणाम है। आप सभी अन्नदाता किसानों की परिश्रम का परिणाम है, आपके पुरुषार्थ का परिणाम है। उत्तर प्रदेश आज देश का 55% गन्ना उत्पादन कर रहा है। देश के अंदर इथेनॉल उत्पादन का, यह इथेनॉल पेट्रोल और डीजल का काम करने वाला है। याद करना, अभी तो इसमें 20% तक ब्लेंडिंग करने की व्यवस्था की है, और बढ़ेगा। आप देखना, इसकी डिमांड होगी। यह भी हमारा अन्नदाता किसान दे रहा है। पहले 41 करोड़ लीटर पैदा होता था, अब लगभग 200 करोड़ लीटर अब यहां पे इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है यूपी में। और ये तब हुआ है जब खर्ची और पर्ची पूरी तरह बैन की गई। आपने देखा होगा ना, क्या होता था? पहले गन्ना पर्ची के नाम पे किसान को परेशान किया जाता था, हमने सब ऑनलाइन कर दिया। मोदी जी की प्रेरणा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अब अन्नदाता किसान को कोई चीट नहीं कर सकता।
122 चीनी मिलें, पहली चीनी मिलें बंद होती थी, अब बंद नहीं हो रही हैं, अब चीनी मिलें नई लग रही हैं, शुगर कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, फाइन शुगर बन रही है, इथेनॉल प्लांट लग रहे हैं, डिस्टिलरीज लग रही हैं, उसकी क्षमता का विस्तार हो रहा है, कोजन प्लांट लग रहे हैं, विद्युत उत्पादन उन्हीं चीनी मिलों से आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, ये प्रयास करने से होता है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण, गन्ना किसान हो या अन्नदाता किसान, हमारे अन्नदाता किसानों ने मांग की कि प्राइवेट ट्यूबवेल को बिजली फ्री दीजिए। 16 लाख ट्यूबवेल थे, सभी लोग विरोध कर रहे थे। हमने कहा भी अन्नदाता किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल हो जाएगा, और उसको 16 लाख ट्यूबवेल की बिजली बिल सरकार देगी, अन्नदाता किसान नहीं देगा। हमने देना प्रारंभ कर दिया, लगातार काम हो रहा है। ये सब कुछ के बावजूद मैं आप सबसे अपील करूंगा, ये जो सुखद वातावरण है, ये सुखद वातावरण समृद्धि की दिशा में आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है, हर भारतवासी को इस संकल्प के साथ जोड़ा है, उस संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक है कि हर भारतवासी उसमें प्रयास करे। हर स्तर पर यह प्रयास होना चाहिए और आधी आबादी को भी उसमें स्थान मिलना चाहिए। 16, 17, 18 को मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री माननीय जयंत जी को, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम यहां पर उन्होंने उसका पहले भी समर्थन किया था और आज फिर उन्होंने कहा कि पारित होना चाहिए। मैं आप सभी से अपील करूंगा, जितने भी यहां पर महिला प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य हैं, प्रमुख हैं, जिला पंचायत के अध्यक्षगण हैं, जितने भी महिला प्रतिनिधि चेयरमैन के रूप में हैं, उन सबसे कहूंगा वे अपने प्रस्ताव पारित करके सभी दलीय नेताओं को भेजें और सबसे अपील करें, आधी आबादी को अब प्रतिनिधित्व देने का समय आ गया है और उसको लिए 33% सीट बढ़ाने के बारे में जो प्रस्ताव आ रहा है, ये आज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुरूप उस दिशा में आगे बढ़ने की दिशा में जो ये प्रयास प्रारंभ हुए हैं, बहनों और भाइयों, उस प्रयास पर हम सबका मजबूती के साथ सहयोग होना चाहिए। उसका मजबूती से सहयोग होना चाहिए। इसमें किसी का हक भी नहीं लिया जा रहा है। ये तो नई सीट्स बढ़ेंगी, उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कपिल देव जी को, क्योंकि पुरुष की सीट तो पुरुष की सीट रहनी है और महिलाओं के लिए एक नई सीट खड़ी हो जानी है। हर एक जगह एक नया नेतृत्व मिलना चाहिए और ये देखने को मिला है, जहां महिला प्रतिनिधि जीती हैं, उन्होंने कुछ क्षेत्रों में विशेष काम किया है। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, महिला स्वास्थ्य के लिए अच्छा प्रयास किया है। वहां पर स्वच्छता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा प्रयास किया है। महिलाओं को स्वावलंबन की तरफ कैसे आगे बढ़ाना है, इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है। और बहनों और भाइयों, जब समाज मिलकर के आगे बढ़ता है, दुनिया की कोई ताकत आपकी राह में बाधक नहीं बन सकती, कोई आपकी राह में बाधक नहीं बन सकती है। और अब उसी दिशा में हम आगे बढ़ने का एक समय आ गया है। ये नया भारत विरासत का भी सम्मान करता है और विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से नौजवानों के जीवन में परिवर्तन करके उसको रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी कर रहा है। आप देखो ना, आपने डबल इंजन की सरकार बनाई,
हमने 9 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, हर जनपद के नौजवान को नौकरी मिल रही है। हमने सुरक्षा देकर के प्रदेश में निवेश अनुकूल माहौल बनाया है। परिणाम क्या है? एमएसएमई उद्योग में 3 करोड़ से अधिक नौजवानों को, 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिल गया है। नया निवेश हुआ है। अब तो आप देख रहे होंगे जेवर में एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन हो गया है। उसका उद्घाटन हो गया, रैपिड रेल प्रारंभ हो गई है, 12 लेन का एक्सप्रेस वे भी आगे बढ़ चुका है, पूरा चल रहा है। बड़े बड़े निवेश यहां पर हो रहे हैं। फिल्म सिटी बन रही है। फिल्म सिटी यह भी यहां के नौजवानों के लिए एक नया अवसर है। यहां पे नए सिरे से लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा कार्य करने के लिए, और उस पर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, जब ये सारे अवसर मिल रहे हैं, बड़े निवेश हो रहे हैं और लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिल रही है, तो हमें जाति और पाति में बटना नहीं है। याद रखना, हम जब भी बटे थे तो तब भी कटे थे। आज दंगा फसाद से मुक्त है, उपद्रव से मुक्त उत्तर प्रदेश है, माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, दंगा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। और अब उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव हमारी पहचान बन रहे हैं। उत्सव आप देखें ना, कावड़ यात्रा क्या धूम धड़ाके के साथ निकल रही है। हरिद्वार से लेकर के यहां पे ओगढ़नाथ मंदिर तक हो या फिर हमारे अन्य पवित्र सभी शिवालयों तक, करोड़ों की संख्या में क्या यूपी, क्या हरियाणा, क्या राजस्थान, क्या पंजाब, क्या दिल्ली और अन्य राज्यों के भी भारी संख्या में श्रद्धालु आकर के पूरी यात्रा में सहभागी बनता है। मैंने यहां पर देखा है, कावड़ यात्रा के दौरान आप देखते होंगे हर बार मैं पुष्प वर्षा करने के लिए आता हूं। पहले पुष्प वर्षा नहीं होने देते थे, पहले रोकते थे, बैरियर लगाते थे, प्रतिबंध लगाते थे। हमने कहा नहीं, प्रतिबंध नहीं होगा, पुष्प वर्षा होगी, पुष्प वर्षा। अभी कपिल देव जी मुझे समझा रहे थे कि ये शिव की मूर्ति है। मैंने कहा भी शिव जी की मूर्ति है, शिव चौक भी यही है। विधायक आप हैं, मुझे बताना पड़ रहा है कि शिव चौक है ये, यानी विधायक वो हैं, मुझे बताना पड़ा उनको कि शिव चौक यही है। क्योंकि अब उनका ध्यान तो नगर निगम और रोडवेज के बस स्टेशन की तरफ चला गया है। बहनों और भाइयों, विकास और विरासत की इस यात्रा को एनडीए शानदार तरीके से आगे बढ़ाएगा, मजबूती के साथ, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके। हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, हर नौजवान के काम को हाथ को काम देंगे और हर अन्नदाता किसान के खेत को पानी देने के संकल्प के साथ उसकी उपज का अच्छा दाम उसे मिले, ये सरकार की गारंटी है। सरकार उसको पूरी तरह निभाने का काम करेगी। मैं उन सभी अन्नदाता किसानों को आश्वस्त करता हूं, अभी उनकी फसल, खड़ी फसल के समय अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है, मैंने आज सुबह भी बैठक ली है, इससे पहले भी मैं 2-3 बैठक ले चुका हूं, सर्वे की रिपोर्ट मंगा चुका हूं, कुछ जिलों की बाकी है। मैंने कहा प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना से तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा,
लेकिन साथ साथ आपदा राहत से भी अतिरिक्त सहायता उन किसानों को मिलनी चाहिए। यह अन्नदाता किसान को मिलना चाहिए। उसकी मेहनत अंतिम समय में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। पश्चिम में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, मध्य यूपी और पश्चिमी उत्तरी यूपी में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और उसमें सरकार अपने अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी है, हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। मैं आप सबको इस बारे में फिर से आश्वस्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए। हर अन्नदाता किसान को, हर श्रमिक को हम सम्मान देंगे, हर बेटी की सुरक्षा हम करेंगे, हर बहन की सुरक्षा की गारंटी देंगे, हर नौजवान के हाथ को काम और रोजगार उपलब्ध करवाने का काम सरकार कराएगी। आज यहां पे जो रोजगार मेला लगा है, 25,000 नौजवानों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हमने तो सिंबॉलिक 10 लोगों को दिया है। क्या उनके चेहरे पे चमक थी। बेटियां आ रही थी और ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि मैं देख रहा था नौजवान आ रहा था तो अभी इस बात पर ज्यादा घमंड कर रहा था कि बाप की कमाई के हमें, अभी तो बाप की कमाई पे वो काम कर रहा है, लेकिन बेटियां खुश हो रही थी कि पिता पर अब बोझ नहीं बनना है। बेटी हमेशा अच्छा सोचती है, और इसलिए हम लोगों ने कहा, यूपी पुलिस में जब भर्ती की बात आई तो हमने कहा 20% सीटें बढ़ा दो बेटियों के लिए। आप सोचो, 17 के पहले कुल 10,000 महिला पुलिसकर्मी थी, और आज है 44,000। ये 44,000 बेटियां जब निकलती है सड़कों पर, तो अच्छे सौदों को मैदान छोड़ करके भागना पड़ता है। और हम लोगों ने कहा है, माफिया की जगह तो केवल मिट्टी में होगी। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए इस धरती माता के पास कोई जगह नहीं होगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आगे बढ़ें मजबूती के साथ। ये जो रोजगार के अवसर आए हैं, जिनको रोजगार मिल रहा है, नौकरी की गारंटी मिल रही है, वे शान से अपना सर्टिफिकेट लेंगे। जो बचेंगे, फिर से मौका आएगा, ढेर सारे अवसर मिलेंगे। और हम लोगों ने तो अब तो आपको सीएम युवा भी दिया है। अभी नई बजट में नई स्कीम की भी घोषणाएं हुई हैं, नए तरीके से इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से जिन नौजवानों को यहां पर आज जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं जब जा रहा था 11,000 नौजवानों ने रोजगार उस समय रजिस्ट्रेशन करवाया था, और चेहरे पे चमक थी। इनमें से जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा, उन सबको बधाई देता हूं, अपनी बधाई देता हूं। जिन लोगों को अवसर नहीं मिल पाएगा, फिर से हम उनको लिए सुविधा देंगे, फिर से अवसर मिलेंगे। धैर्य के साथ वे लगातार इस दिशा में आगे बढ़ें, सरकार उनके साथ में होगी। ये जो 951 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज मुजफ्फरनगर को प्राप्त हो रही है, इसके लिए मैं पूरे मुजफ्फरनगर वासियों को, मंच पे उपस्थित अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिनके परिश्रम और पुरुषार्थ से ये योजनाएं आपके जनपद में आ पाई हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं। उनको हृदय से बधाई देते हुए पूरे मुजफ्फरनगर वासियों का अभिनंदन करता हूं कि ये योजना आपको मिली है, और विकास के लिए सरकार कभी भी आपको निराश नहीं होने देगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को भी नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।